स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? विजिबल है? Yes, sir. So good afternoon everyone, and today we discuss transmission line protection. Yesterday already discussed. कल क्या डिस्कस किए थे? कोई बताएगा? कल के क्लास में क्या डिस्कस किए थे? बस बार प्रोटेक्शन, है ना? कल के क्लास में अपन ने बस बार प्रोटेक्शन के इसमें डिस्कस किए थे, जहाँ पे बस बार की हमें प्रोटेक्शन की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, फॉल्ट होने का क्या रीजंस हैं और कौन सी मेथड है जिससे हम बस बार की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बस बार एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं पावर सिस्टम्स में। बस बार जहाँ पे बहुत सारी सर्किट्स का इनकमिंग एंड आउटगोइंग्स होते हैं। And today we discuss transmission line protection. Okay. Protection of transmission line, distance protection क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन का ये मेथड है जिससे हम ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइन क्या होते हैं? ट्रांसमिशन लाइन्स is a length of electrical transmission line is generally long enough and run enough open atmosphere. The probability of occurring fault in the electrical power transmission line is much higher than that of transformer and alternators. जो ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन हमने किए हैं, इससे कहीं ज़्यादा हम ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर्स में उतनी चांसेस नहीं होते, बट ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट एकरिंग होने का या हमारे ट्रांसमिशन लाइन डैमेज होने का, इंसुलेशन खराब होने का चांसेस बहुत होते हैं। इसलिए जो फॉल्ट हैं वो हायर देन द ट्रांसफार्मर्स एंड अल्टरनेटर्स। दैट इज व्हाई ए ट्रांसमिशन लाइन रिक्वायर्ड much more protective scheme than a transformer and the alternator. इसलिए हमें ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर्स से ज़्यादा हमें ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। फीचर्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन की क्या फीचर्स हैं, ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरिंग फॉल्ट द ओनली सर्किट ब्रेकर क्लोज टू द फॉल्ट पॉइंट शुड बी ट्रिप्ड। जो भी सर्किट ब्रेकर है वो क्लोज होनी चाहिए फॉल्ट केस में। If the circuit breaker closest the faulty point fails to trip the circuit breaker, just need to this breaker will trip as a backup protection. The operating time of the relay associated with protection of the line should be minimum
as possible in order to prevent unnecessary tripping of circuit breaker associated with other healthy faults of the power systems. तो जो रिले है उसको ऑपरेट होनी चाहिए, उसकी टाइप जो है मिनिमम होनी चाहिए. द मेन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन, जो हम ट्रांसमिशन लाइन में अप्लाई करते हैं प्रोटेक्शन के, वो मेथड 5 मेथड हम यूज कर सकते हैं ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन के लिए, जिसमें फर्स्ट है टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन, सेकंड करंट एडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, differential protection and carrier current protection. These are 5 methods of transmission line protection. टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन ये क्या होते हैं, ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. इन दिस स्कीम ऑफ ओवर करंट प्रोटेक्शन, टाइम डिस्क्रिमिनेशन इज इनकॉर्पोरेटेड. In other words, the time setting of the relay is so graded that in the event of fault, यदि जो fault है, fault की condition हो सकते हैं, वो time settings जो relay है उससे हम सेट कर सकते हैं. The smallest possible part of the system is isolated. और हम सिस्टम को आइसोलेट कर सकते हैं. वी शैल डिस्कस ए फ्यू इंपॉर्टेंट केसेस. रेडियल फीडर, ये टाइम ग्रेडिंग प्रोटेक्शन का ही एक पार्ट है. रेडियल फीडर, रेडियल फीडर अब क्या होंगे? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडियल फीडर इज दैट पावर कैन फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम जनरेटर टू सप्लाई इन टू द लोड. रेडियल जो फीडर है उसमें पावर का जो फ्लो है ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, फ्रॉम जनरेटर और सप्लाई एंड टू दी लोड, लोड के लोड पॉइंट पे. इट हैज द डिसएडवांटेज दैट कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी मेंटेन एट द रिसीविंग एंड इन द इवेंट ऑफ फॉल्ट. रेडियल फीडर में क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, तो उस केस में यदि सिस्टम में कोई फॉल्ट होते हैं तो उस समय हमारी जो सप्लाई है, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई, ये हमें मेंटेन नहीं कर पाती, क्योंकि वन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है रेडियल फीडर की. इस केस में टाइम ग्रेडेड प्रोटेक्शन ऑफ द रेडियल फीडर कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग. अब जो टाइम ग्रेडिंग प्रोटेक्शन रेडियल फीडर में हम यूज करते हैं वो है डिफाइंड टाइम रिले एंड इनवर्स टाइम्स रिले. 2 रिले का यूज करके हम रेडियल फीडर के यूज से हम ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जो टाइम ग्रेडिंग प्रोटेक्शन में आते हैं. इसकी डायग्राम आगे है. इन फीड शोन द ओवर करंट प्रोटेक्शन ऑफ द रेडियल फीडर बाय डिफाइंड टाइम रिलेस का यूज करके हम यूज कर सकते हैं. द टाइम्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ईच रिले इज फिक्स्ड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑपरेटिंग करेंट्स. जो करेंट्स है, ऑपरेटिंग करेंट्स है, उससे इंडिपेंडेंट होते हैं और रिले फिक्स्ड होते हैं. Thus, relay D has an operating time of 0.5 second, while for other relays जो इनफाइनाइट टाइम्स रिले है, इसकी ऑपरेटिंग टाइम्स है 0.5 सेकेंड्स के लिए होंगे एज कंपेयर टू अदर रिले. टाइम डिले इज सक्सेसफुली इंक्रीज बाय 0.5 seconds. If the fault occur in the section DE, ये डायग्राम आगे आपको दिखेंगे.
it will be cleared in 0.5 seconds by the relay and circuit breaker at D, because all other relays have higher operating times. और जो रिले इसके कनेक्टेड है उसकी जो ऑपरेटिंग टाइम्स है वो हायर होंगे. In this way, only section DE of the system will be isolated. यदि फॉल्टी के केस में सिर्फ जो DE सेक्शन है यही आइसोलेट होंगे. ये रेडियल फीडर का डायग्राम्स है जो ओवर करेंट टाइम से है. ये यहाँ पे ये D है, ये 5 सेकेंड के लिए है, ये 1 सेकेंड के लिए, यानी 0.5 पे ये इंक्रीज हो रहे हैं. यदि हम सेक्शन ए की बात करें तो ये 2 सेकेंड्स ऑपरेट होंगे. तो यदि इसको हम कंपेयर करें यहाँ से डी से, तो डी और ई के जो टाइम टेकन है वो 0.5 सेकेंड्स है रिले ऑपरेटिंग का. तो इसको एक हम ग्राफिकल फॉर्म में ये इस डायग्राम्स के थ्रू हम इसको कर सकते हैं. और जो रिलेस हैं सर्किट ब्रेकर हैं वो आपको 0.5 के इंक्रीज में ऑपरेट होंगे यदि कोई फॉल्ट आते हैं. ये ऑपरेटिंग टाइम्स है और ये डिस्टेंस है. If the relay at D fails to trip the relay and C will operate after a time delay of 0.5 seconds. आप देखेंगे यहाँ पे कि जो D यदि फेल होते हैं टू ट्रिप होने में तो C जो है ये आफ्टर 0.5 सेकेंड्स डिले ऑपरेट होंगे. यदि ये भी डिले होते हैं, ये ऑपरेट नहीं ये, तो इस यहाँ ट्रिप में यदि फेल हो रहे हैं तो ये अगेन बी पॉइंट है, ये 0.5 सेकेंड्स में डिले में ऑपरेट होंगे. इस तरह से ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं ये ऑपरेट होंगे. The disadvantage of this system is that if there are a number of feeders in series, the tripping time of fault near the supply and becomes higher 2 seconds in this case. तो यदि हम देखते हैं यहाँ पे तो जो हमारा टाइम टेकन है वो नेक्स्ट 2 सेकेंड्स के बाद ऑपरेट होंगे. यानी पूरी यदि इस डायग्राम से हम देखेंगे, ये डायग्राम से यदि हम देखेंगे तो ये यदि डी हमारा जो है सर्किट ब्रेकर ऑपरेट नहीं हुआ, ट्रिप नहीं हुए, फेल हुए तो 0.5 सेकेंड्स में आपका सी होंगे. फिर यदि ये ट्रिपिंग्स में और ये टाइम टेकन 1 सेकेंड्स लेंगे और ये यदि ये भी ट्रिप होने में पॉसिबल नहीं है, फेल है, तो अगेन 0.5 सेकेंड, यानी पूरी जो रिले है उसको ऑपरेट होने के लिए जो फॉल्टी सेक्शन को डिसकनेक्ट करने के लिए 2 सेकेंड्स टाइम्स लगेंगे. However, in most cases, it is necessary to limit the maximum tripping time to 2 seconds. जो maximum tripping times है वो 2 seconds होंगे. This disadvantage can be overcome to a reasonable extent by using inverse times relay. यदि overcurrent relays जो ट्रिपिंग मैक्सिमम टाइम 2 सेकेंड्स है इसको कंपनसेट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम इनवर्स टाइम रिले का यूज करके हम सिस्टम्स को या ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. यूजिंग इनवर्स टाइम रिले,
ये टाइम ग्रेडिंग प्रोटेक्शन, रेडियल प्रोटेक्शंस के ये सेकेंड टाइप रिले का यूज करके हम ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। In figure shown, overcurrent protection of the radial feeder using inverse time relay in which operating time is inversely proportional to the operating currents। यदि ऑपरेटिंग करेंट्स की वैल्यूज इनवर्सली प्रोपोर्शनल का पर्पस है कि यदि टाइम टेकन मैक्सिमम 2 सेकेंड्स है तो उस केस में जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग जो रिले है, ऑपरेटिंग टाइम्स जो लेंगे करेंट की वो बहुत कम होंगे। ऑपरेटिंग करेंट इज वेरी स्मॉल। With this arrangement, the further the circuit breaker from the generating station, the shorter it is relay operating times. The three relay at A, B, and C are assumed to have inverse time characteristics. आपने IDMT रिलेज का करेक्टरिस्टिक्स आपने देखे होंगे, वहां भी वही था कि यदि रिले ऑपरेटिंग टाइम्स ज्यादा है तो करेंट्स की वैल्यूज कम है, और यदि करेंट्स की वैल्यू ज्यादा होंगे तो टाइम टेकन कम होंगे। A fault is section BC will give really time which will allow the breaker at B to trip out before the breaker at A। ये हमारे ट्रांसमिशन लाइन है। यदि यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है तो यहाँ पे इसको इनवर्स टाइम्स के फॉर्म में ग्राफ एक बनाया हुआ है कि ए ये आपका ऑपरेटिंग टाइम्स ज़्यादा है, यदि हम बी की करें तो बी के ऑपरेटिंग टाइम्स कम होंगे, सी के ऑपरेटिंग टाइम्स और उससे कम होंगे। तो ए बी सी यानी यहाँ पे यदि फॉल्ट आ गया तो ये ज़्यादा टाइम लेंगे। तो इनवर्सली यदि करेंट्स की वैल्यू ज़्यादा है तो आपका ऑपरेटिंग टाइम्स है वो कम होंगे। तो ये जो ग्राफ है इनवर्स टाइम रिले का ग्राफ है, इसके थ्रू हम ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर रेडियल फीडर पढ़े थे, अब सेकेंड जो है मेथड हम पैरेलल फीडर्स के बारे में पढ़ते हैं। वेयर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई particularly necessary, two parallel feeder may be installed। वहाँ पे यदि हम only one feeder यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम two feeder यूज करेंगे जो parallelly connect होंगे। If a fault occur on the one feeder, it can be disconnected from the system and continuity of supply can be maintained from the other feeder। तो यहाँ आप ये इसके एडवांटेज है पैरेलल फीडर का कि सिंगल फीडर में हम सप्लाई हमारी वन डायरेक्शनल है, यदि कहीं पे फॉल्ट आते हैं तो हम सप्लाई हमारे अफेक्ट हो जाते हैं। बट यदि पैरेलल फीडर में यदि एक फीडर में कहीं कोई फॉल्ट होते हैं तब भी सप्लाई आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, सेकेंड फीडर से सप्लाई मेंटेन रहती है। The parallel feeder cannot be protected by non-directional overcurrent relay only. It is necessary, ये parallel feeder ये non-directional overcurrent relays ये protect नहीं कर सकते। It is necessary to use directional relay also and to grade the time setting of relay for selective trippings। यहाँ पे हमने रिले में डिस्कस किए थे कि डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल टाइप एंड डायरेक्शनल टाइप। नॉन डायरेक्शनल टाइप जो रिले है वो आपके वोल्टेज और करंट पे डिपेंड्स है, जबकि डायरेक्शनल जो फीडर्स हैं, डायरेक्शनल रिले हैं, इसके थ्रू हम टू पैरेलल फीडर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसके डायग्राम्स हैं, फीडर नंबर 1, फीडर नंबर 2, ये आपके बस बार हैं, ये सब स्टेशन हैं, यहाँ सब स्टेशन है, ये जनरेटिंग स्टेशन हैं। यहाँ पे फीडर 1 पे यदि फॉल्ट हो रहे हैं
तो यहाँ से कंटिन्यूटी में सप्लाई आपकी ऑन रहेगी, अफेक्ट नहीं होंगी। In fig shown the system where two feeders are connected in the parallel between the generating station and substations। तो हम टू फीडर जो यूज करते हैं वो जनरेटिंग स्टेशन और जो सब स्टेशन होते हैं उसके बीच में हम यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। The protection of these systems require that each feeder has a non-directional overcurrent relay at the generator end. This relay should be inverse time characteristics. Each feeder has the reverse power or directional relay at the substation end. This relay should be instantaneous type and operating only when the power flow in the inverse direction. That is the directional of arrow of P and Q. Suppose an earth fault occur in the feeder 1 are shown in the fig. It is desired the only circuit breaker at A and P should open to clear the fault. यदि कोई फॉल्ट हमारे फीडर 1 में होता है तो उस केस में हमारे जो ब्रेकर्स हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट पी ये ओपन हो जाएंगे और क्लियर हो जाएगा फॉल्ट। Feeder 2 should be remain intact to the maintain the continuity of supply और second feeder से आपकी supply continuity रहेगी। In fact, the above arrangement accomplishes this job. The shown fault is fed via two routes. Direct from feeder 1 via the relay A and second है from feeder 2 via B, Q substation and P. Therefore, power flow in the relay Q will be normal directional but is reversed in the relay P. These cases the operating of circuit breaker at P, also the relay A will operate while relay B remain inoperative. It is because this relay has inverse time characteristics and current flowing in the relay A in the excess of that flowing in the relay B. In this way, only the faulty feeder is isolated. थर्ड जो मेथड हम ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन के लिए यूज करेंगे वो है रिंग मेन सिस्टम्स। In these systems, various power stations and substations are interconnected by alternator routes, thus forming a closed ring. रिंग मेन का मतलब है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड जो अल्टरनेटर्स हैं ये जुड़े रहते हैं। इन केस ऑफ डैमेज ऑफ एनी सेक्शन ऑफ द रिंग, दैट सेक्शन मे बी डिस्कनेक्ट और रिपेयर and power will be supplied from both ends of the ring, thereby maintaining continuity of supply। यदि रिंग मेन सिस्टम में यदि कोई एक सेक्शन डैमेज हो रहा है तो नेक्स्ट जो सेक्शन है उसके थ्रू सप्लाई कंटिन्यूटी रहेगी। In fig shown the single line diagram of typical ring main system consisting of one generator G supplying by substations of S1, S2, S3 and S4. This arrangement power can flow in both directional under fault conditions. ये रिंग मेन सिस्टम्स में दोनों डायरेक्शनल्स में हम करंट फ्लो करा सकते हैं यदि कोई फॉल्ट भी आ रहे हैं तो सेकेंड जो रूट्स है उसके थ्रू हम सप्लाई कंटिन्यूटी कर सकते हैं। ये आपके रिंग मेन
सिस्टम्स के डायग्राम्स है, ये जनरेटर है, ये आपके सब स्टेशन है, सब स्टेशन 1, सब स्टेशन 2, सब स्टेशन 3 एंड सब स्टेशन 4। ये कनेक्टेड है, रिंग में है, कहीं ये फॉल्ट आ गया तो दूसरे ये यहाँ से इसकी सप्लाई जा सकती है, क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स हैं। सब स्टेशन 4 से यदि फॉल्ट यहाँ पे आ गया तो ये S2 मान लीजिए डिसकनेक्ट हो गया, ये यहाँ फॉल्ट इसके चलते यहाँ फॉल्ट आ गया, तो ये इसके थ्रू सप्लाई आपके जो सिस्टम्स है वहाँ पे कंटिन्यूटी में रहेगी। In order that only faulty section of the ring is isolated under fault condition, the types of relay and their time setting should be follows. The two lines leaving the generating station should be equipped with non-directional overcurrent relay. यदि हम डायग्राम में देखते हैं तो A and J in this case, A and J, at each substation reverse powers or directional relay should be placed in both incoming and outgoing lines. Relays at B, C, D, E, F, G, H and I in this case. There should be proper relative time setting of the relay, as example going around the loop. G, S1, S2, S3, S4 and G generating station. The outgoing relays via A, C, E, G and I are set with the decreasing time limits. A के लिए जो टाइम लिमिट है वो 2.5 सेकेंड, सी के लिए टाइम है वो 2 सेकेंड्स, ई के लिए 1.5 सेकेंड्स, यानी 0.5 सेकेंड्स में हर जो रिले है वो ऑपरेटिंग टाइम्स टू टेकन ऑपरेटिंग टाइम्स, जी 1 सेकेंड्स एंड आई 0.5 सेकेंड्स। आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं, ये है ना, ये रिलेज हैं, ये रिले हैं, ये रिले के ऑपरेटिंग टाइम्स हैं, 0.5 सेकेंड्स हैं, ये 0.5 सेकेंड्स है। फिर ये सब स्टेशन S4 एंड S3 से कनेक्टेड है, ये सब स्टेशन S1 और S2 से कनेक्टेड है। ये जो रिले का टाइमिंग है ये 1 सेकेंड्स के लिए है, ये 2 सेकेंड्स के लिए है, ये 0.5 सेकेंड, ये 2.5 सेकेंड। इस तरह से हम ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन जनरली हम ट्रांसफार्मर और जो अल्टरनेटर है उससे ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। हम जो मेथड यूज़ कर सकते हैं वो है आपका फीडर, पैरेलल फीडर, रिंग मेंस, ये मेथड अप्लाई करके हम ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। स्टूडेंट, ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन की हमें बहुत ही प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट
होती हैं जो ट्रांसफार्मर और अल्टरनेटर से कहीं ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सप्लाई ही हमारे पावर सिस्टम के लिए ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन बहुत ही रिक्वायरमेंट है। अलग अलग मेथड से हम इसकी प्रोटेक्शन यूज़ कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिंगल फीडर यूज़ करके ओनली वन डायरेक्शनल, यही यदि यहाँ पे कहीं कोई फॉल्ट आते हैं तो हमारे सप्लाई जो है इंटरप्ट हो जाते हैं और सप्लाई कंटिन्यूटी नहीं रहती। सेकेंड फीडर में पैरेलल फीडर यूज़ करके हम ट्रांसमिशन लाइन का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे सप्लाई अफेक्ट नहीं होते हैं। और रिंग मेन सिस्टम है, रिंग मेन सिस्टम किसी एक सेक्शन में फॉल्ट आ गया है तो वो सेक्शन फॉल्टी सेक्शन आइसोलेट हो जाते हैं और दूसरे जो सब स्टेशन है उसके थ्रू आपको सप्लाई कंटिन्यूटी मिलती रहती है। ये ट्रांसमिशन लाइन प्रोटेक्शन की ये टेक्निक्स है, मेथड है, तो ये आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।